वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब जबरदस्त होंगे क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है एकदम धमाकेदार, दिमाग हिला देने वाली और रहस्यों से भरी हुई, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं वो रहस्य जो अब तक किसी ने नहीं बताया। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, लाइट्स डिम कर लो और तैयार हो जाओ उस थ्योरी के लिए। इधर दूसरी तरफ एक और युद्ध भूमि पर इटाची ने तोत्सुका ब्लेड से डीडारा को सील कर दिया था। नारुतो ने उसे भी आमंत्रित किया कि वो उसके साथ वापस अमेगाकुरे लौट आए। फिर रास्ते में उसने अपने सारे अनुभव और सच्चाई बिना कुछ छुपाए इटाची को बता दिए। सुनकर उसके मन में मिली जुली भावनाएं थीं, सुकून भी और भारीपन भी। सुकून इस बात का कि सास्के भले रास्ता भटक गया था, लेकिन अंत में उसने ही कोनोहा और शिनोबी दुनिया की रक्षा की और उशिहा नाम को फिर जिंदा किया। लेकिन दर्द इस बात का कि चाहे सास्के हो या कोनोहा, दोनों का अंत बहुत ही दुखद रहा। नारुतो की नजरें झुक गईं, इसीलिए मैं वापस आया हूँ, वो अंत फिर कभी नहीं होने दूंगा। उसने साथ ही इटाची से यह भी कहा कि उसने जानबूझकर सास्के को आजाद छोड़ा ताकि उसकी नफरत उसे और मजबूत बना सके। इस पर इटाची हल्का सा मुस्कुराया। मैं भी कभी इसी राह से गुजरा था, हाँ, बाद में पछतावा हुआ। लेकिन अगर कोई ऐसा दुश्मन मौजूद है जो सामान्य समझ से परे है, तो उसे रोकने के लिए कुछ खास तरीके अपनाने ही पड़ते हैं। जब तक सास्के वापस सही राह पर लौट आए, तुम अपना रास्ता जारी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर नारुतो सच में भावुक हो गया, क्योंकि इटाची जो सास्के को कोनोहा से भी ज्यादा महत्व देता है, ऐसी बात कहने के लिए कितनी दृढ़ता चाहिए वो अच्छी तरह जानता था। फिर इटाची ने कहा, ग्रेट टोड सेज ने कहा था कि भविष्य बदल चुका है, दुश्मन पहले भी आ सकता है और देर से भी। अब बस इतना मायने रखता है कि उनके आने से पहले हमारे पास कितना समय है, वही तय करेगा कि तुम्हारी योजना सफल होगी या नहीं। ये सुनकर नारुतो को बोरुतो के समय का नुए विद्रोह याद आ गया, जब सुमिरे काकेई ने दांजो की विरासत ऑक्स हेडेड हेवनली किंग सिल से नुए को समन किया था, जिससे अंतरिक्ष में एक दरार बन गई। इसकी वजह से मोमोशिकी, मैं और दुष्ट कबीले के लोग हमारे इस ग्रह की ऊर्जा को महसूस कर पाए। थोड़े समय बाद वो टूट पड़े। शायद वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। इटाची ने सब सुनने के बाद तुरंत एक योजना बना ली। वो बोला, अगर हम इसी समय काल में दांजो की विरासत ऑक्स हेडेड हेवनली किंग को पहले ही सील कर दें, तो शायद उस कबीले का आगमन काफी देर तक टाला जा सकता है और इंसानी दुनिया को बढ़ने का समय मिल जाएगा। नारुतो ने उसकी दूरदर्शिता पर गहरा सम्मान महसूस किया, और क्योंकि इटाची को एनबीयू की हर परत की समझ थी, ये काम वही कर सकता था। नारुतो ने योजना मंजूर की और उसके साथ एक साथी भेजा। वो साथी था किसामे। किसामे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इटाची सामा, सोचा नहीं था आपसे फिर साथ काम करने का मौका मिलेगा। इटाची ने एक शांत मुस्कान दी, अकात्सुकी का नया अग्नि क्लाउड वाला चोगा पहना और उसी पल किसामे के साथ मिशन पर निकल पड़ा। उधर नारुतो ने शिसुई की दोनों आंखें भी हासिल कर ली थीं। लेकिन तभी ओबिटो, जिसने अभी अभी इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन प्राप्त किया था, अचानक फिर प्रकट हुआ। एक सुनहरी रेखा हवा को चीरती हुई निकली और नारुतो ने ठीक 200 मीटर की दूरी पर खुद को रोक लिया। उसे अंदाजा था ये दूरी कामुई की रेंज की पकड़ से बाहर है। पिछली लड़ाई से अलग इस बार ओबिटो ने फुगाकू की दोनों आंखें ट्रांसप्लांट कर ली थीं। उसकी ताकत और कामुई का रेंज दोनों बहुत बढ़ चुके थे। दूर खड़ा ओबिटो बोला, ये लड़का अभी भी उतना ही सतर्क है। उसके हाथों में 2 फूमा शूरिकेन थे और वह सीधे नारुतो पर टूट पड़ा। नारुतो को थोड़ा आश्चर्य हुआ, सीधे ऐसे? क्या उसे मेरे कोटो अमत्सुकामी से डर नहीं? लेकिन ओबिटो को डरने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फुगाकू की दाहिनी आंख आई ऑफ द मिरर की शक्ति रखती थी, जो किसी भी मेंटल अटैक को बेअसर कर सकती थी। उसने दोनों फूमा शूरिकेन हवा में उछाले। यह देखकर नारुतो ने एक ही समय में 2 कुनाई भी फेंके, लेकिन अगला दृश्य उसे भी हिलाकर रख दिया। कुनाई और शूरिकेन जैसे ही टकराए, वहां एक विशाल कामुई पोर्टल फट पड़ा। घूमती हुई जगह से असंख्य कामुई शूरिकेन बाहर निकलने लगे। नारुतो तुरंत समझ गया, ये तो बिल्कुल मल्टीप्लाइंग शूरिकेन जैसी टेक्निक है। जब तक इन शूरिकेन का स्टॉक खत्म न हो, अटैक लगातार चलता ही रहेगा। ओबिटो मन में बोला, तुम लोगों ने मेरे लिए जो 600 बिलियन एक्सप्लोसिव टैग्स तैयार की थी, उन सब का हिसाब एक साथ चुकाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए पूरे 6 करोड़ फूमा स्टाइल शूरिकेन तैयार की है। इतने विनाशक हमले के सामने सीधा सीधा फायरिंग से बचने का तरीका था फ्लाइंग थंडर गॉड। लेकिन नारुतो का इरादा उससे भी बड़ा था। ये लाखों शूरिकेन हमेशा के लिए खतरा थीं। उसे लगा एक ही बार में इन्हें खत्म करना बेहतर है। उसने इनहैंस्ड वर्जन वुड रिलीज वुड लॉकिंग वॉल शुरू किया और दोनों हाथों से लगातार मुद्रा बनाए रखे, ताकि वुड लॉकिंग टूटती भी रहे और साथ साथ नई बनती भी रहे। दोनों तरफ की ताकतें पूरे आधे घंटे तक टकराती रहीं और आखिरकार ओबिटो के शूरिकेन स्टॉक्स पूरी तरह खत्म हो गए। लेकिन समस्या ये थी, ओबिटो ने सिर्फ शूरिकेन खोई थी, उसकी चक्रा लगभग पूरी थी, जबकि नारुतो की आधी शक्ति पहले ही खर्च हो चुकी थी। इतने में ओबिटो का कंप्लीट बॉडी सुसानो एक्टिवेट हुआ। इसे देखकर नारुतो ने वुड रिलीज वुड ह्यूमन टेक्निक को सक्रिय किया। इसके साथ ही कमुई चक्रा से भरा 8 टेल बीट बॉल सामने उभर आया। गोलम के कंधे पर लिपटा विशाल ड्रैगन आगे लपका और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युद्ध भूमि हिल उठी। अगले ही पल
नारुतो ने एडमेंटाइन सीलिंग चेन चाबुक की तरह फेंकी और पूरे सुसानु को कसकर जकड़ लिया। उसका वुड गोलेम छलांग लगाकर ओबिटो के सुसानु को जमीन पर पटक देता है। घबराकर ओबिटो ने कामुई से गोलम का सिर अलग कर दिया, लेकिन नारुतो पहले ही कूद चुका था और रासेंगन से सुसानु के कोर को भेद देता है। ओबिटो ने अपने इंटेंजिबिलिटी मोड से वार टाल दिया और उसके सुसानु के हाथ में एक काला घूमता हुआ मागाटामा उभर आया। नारुतो की आंखें फैल गईं। ये कामुई मागाटामा था, इसे रोका नहीं जा सकता था और ये दुश्मन का पीछा दुनिया के किसी भी कोने तक कर सकता था, लेकिन फ्लाइंग थंडर गॉड से इससे बचा जा सकता था। तो फिर ओबिटो इसे क्यों इस्तेमाल कर रहा था? अभी भी उलझन में नारुतो ने कामुई मागाटामा से बच निकलने के लिए फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु का इस्तेमाल किया। ओबिटो की आंखें अचानक उस स्थान पर टिक गईं जहां नारुतो गायब हो गया था। नारुतो अचानक उसी जगह प्रकट हुआ। ओबिटो का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसका अहंकार चरम पर था। साकेरू, वो पवित्र डोजुत्सु जो समय को उलट सकता है, अब तुम नहीं बचोगे। कामुई मागाटामा ने सीधा नारुतो को चीरकर उसे कामुई डायमेंशन में खींच लिया। अब सब खत्म, लेकिन तभी उसके पीछे तेज बिजली चमकी। दरअसल यह नारुतो द्वारा किया गया हमला था और वार सीधा उसकी ओर आ चुका था। घबराकर उसने इंटेंजिबिलिटी मोड चलाया। वो चिल्लाया, ये मुमकिन नहीं, मैंने उसे कामुई में खींच लिया था। असल में नारुतो ने अब्सॉर्ब होने से ठीक पहले द्वितीय त्सुचिकागे की गुप्त जुत्सु फिशन जुत्सु इस्तेमाल की। एक शरीर कामुई में खींचा, दूसरा डस्टलेस आई इल्यूजन से अदृश्य रहा। मैं तुम्हारी कमजोरियों को अच्छी तरह जानता हूँ ओबिटो। कामुई डायमेंशन के अंदर दूसरा नारुतो सीधे ओबिटो की छाती चीर देता है। बाहर के शरीर पर उसी पल गहरा घाव उभर आता है। खून हवा में बिखरने लगता है। नारुतो तुरंत शिनरा टेंसे से वो खून खींचकर छिपा लेता है। फिर वही गलती न दोहराने के लिए घायल ओबिटो ने कामुई डायमेंशन वाला नारुतो वापस बाहर फेंक दिया। दोनों नारुतो एक हो गए और चक्रा पूरी तरह बहाल हो गया। ओबिटो समझ गया, जब उसका खून ले लिया गया उसी पल खेल खत्म हो चुका था। अब वो हिदान की तकनीकों को भी नहीं रोक सकता था। फिर भी वह सोच रहा था, उसके पास मुझे मारने का मौका था, फिर भी उसने ऐसा क्यों नहीं किया? एक गहरी नजर डालकर ओबिटो हवा में गायब हो गया। नारुतो ने लंबी सांस छोड़ी। ओबिटो की क्षमता सच में खतरनाक थी। इस लड़ाई ने उसको साफ दिखाई दिया, उसकी सेज टेक्निक्स में अब भी कमी है। अब समय था हशिरामा की सेज मोड सीखने का, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उजुमाकी मितो भी एडो टेंसे से वापस आ गई थी। नारुतो ने ओबिटो से लड़ाई के बाद तय किया कि वह पहले 3 महान सेज आर्ट सीखेगा। लंबी सोच विचार के बाद उसने शुरुआत करने का फैसला किया कत्सुयु के शिकोत्सु फॉरेस्ट से। लेकिन अभी उसकी पहचान गद्दार निंजा जैसी थी और इस हालत में कत्सुयु सेज उसे आसानी से स्वीकार नहीं करने वाले थे। ओरोचिमारू ने तुरंत एक परफेक्ट रिकमेंडेशन सोची। वो था उजुमाकी मितो का नाम, क्योंकि मितो ही पहली निंजा थीं जिन्होंने कत्सुयु को समन किया था। अगर वही रिकमेंड करती तो रास्ता अपने आप खुल जाता। इसलिए उसने पहले से मौजूद मित्तो के सेल्स का इस्तेमाल कर सफलतापूर्वक उनका पुनर्निर्माण किया। मित्तो ने अपने जीवन में कुशिना को बेटी की तरह माना था और जब उन्हें पता चला कि नारुतो उसी कुशिना का बेटा है तो वह स्वाभाविक रूप से मदद करने के लिए तैयार हो गईं। उनके रिकमेंडेशन के बाद कत्सुयु ने खुशी खुशी नारुतो को सेज आर्ट्स सिखाने का निर्णय लिया। उधर सास्के ने काबुतो की गाइडेंस में ड्रैगन ग्राउंड केव में सेज मोड पूरी तरह सीख लिया था। खुद को दोबारा काबिल महसूस करते ही उसने फिर से कोनोहा के खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू की। लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ 20 से अधिक शैडो वॉरियर्स उसकी तरफ झपट पड़े। उसने तेजी से बैकफ्लिप्स लेकर दूरी बनाई। कोनोहा को जैसे पहले से पता था कि मैं आने वाला हूँ। असल में नारुतो के शिकोत्सु फॉरेस्ट जाने से पहले ही शिकामारू को संदेश भेज दिया था कि सुरक्षा बढ़ा दी जाए। सुनादे आगे बढ़कर गर्जी, सास्के अभी पीछे हटो वरना कोनोहा पूरी ताकत से तुम्हें खत्म कर देगा। सास्के हंस पड़ा, तुम तो बस 3 निंजा में से एक हो जो ज्यादा से ज्यादा ओरोचिमारू के बराबर ही है। मेरी राह रोकने की बात करती हो। उसने सेज मोड सक्रिय किया। कोनोहा के शिनोबी तनाव में आ गए। उसने हाथ जोड़कर सेज आर्ट 5 फायर गॉड फैन ऑफ फ्लेम्स छोड़ा। भयंकर अग्नि सुनामी की तरह हमला बढ़ा। कई निंजा एक साथ वाटर फॉर्मेशन वॉल बनाते हैं, पर आग की लहर फिर भी अनस्टॉपेबल थी। तभी काकाशी आगे बढ़े, अर्थ वॉल खड़ा कर आग को रोक लिया। शारिंगन न होने की वजह से उनकी चक्रा इस समय पहले से कहीं अधिक स्थिर थी। सास्के ने काकाशी को देखते ही मजबूत सेज चार्ज चिदोरी तैयार किया और अविश्वसनीय रफ्तार से उन पर झपट पड़ा। उसका हाथ बेरहमी से काकाशी के सीने को भेद देता है। काकाशी ने दर्द भरी मुस्कान दी। वार करने में जरा भी हिचक नहीं की तुमने। तभी उनका शरीर बिजली में बदलकर गायब हो गया और सीधे सास्के के पूरे शरीर में फैल गया। वो था लाइटनिंग रिलीज शैडो क्लोन। शिकामारू ने शैडो इमिटेशन जुत्सु से सास्के को जकड़ लिया। रॉक ली छठा गेट खोलकर एक जबरदस्त प्रहार उसके चेहरे पर मारते हैं। इन सब का असर हुआ। सास्के बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन अगले ही पल ओरोचिमारू की सफेद सांप की शरीर से एक नया सास्के बाहर निकल आया। वह अहंकार से बोला, तुम कमजोर लोग मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं। काबुतो ने सुझाव दिया, पहले त्सुनादे को खत्म करो, वो उनकी हीलर है। और सास्के भी यही सोच रहा था। त्सुनादे ने अपना स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील पूरी तरह खोल दिया और सीधी उसके सामने खड़ी हो गई। सुसानो की विशाल तलवार पूरी ताकत से उन पर गिरी, लेकिन उसी पल एक सिल्वर व्हील रीइंकार्नेशन एक्सप्लोजन पूरी तलवार को चूर करके
हवा में उड़ा देती है। हिनाता चमकते हुए टेंसेगन चक्रा मोड में सामने उतरती है। सब दंग, क्या वो वाकई हिनाता है? और उसे टेंसेगन दिलवाने वाला था असली टाइमलाइन वाला नारुतो, जिसने जाने से पहले अपनी आत्मा और चक्रा का एक हिस्सा देकर हिनाता को टेंसेगन अवेकन करवाया था। यह उसके लिए आखिरी सुरक्षा थी। सिल्वर व्हील रीइंकार्नेशन एक्सप्लोजन ने सास्के को दूर उड़ाया। काबुतो ने तुरंत चिल्लाया, सास्के पीछे हटो, उस लड़की की चक्रा और आंखें बिल्कुल अलग स्तर की हैं। लेकिन सास्के कहाँ मानने वाला था? इस तरह बिना कुछ कहे भाग जाऊं, मेरी इज्जत कहाँ जाएगी? उसने पूरा कंप्लीट बॉडी सुसानो बुलाया। 8 विशाल सांप उसके कवच पर लिपटे और सेज पावर को संघनित करके एक ओरोची जाइंट बॉल में बदला गया है, जो एक टेल्ड बीस्ट बॉल के बराबर था। सास्के ने उसे सीधा हिनाता पर फेंक दिया। हिनाता की आंखें स्थिर हो गईं। उसके लिए सबसे जरूरी था सास्के को मारे बिना हर कीमत पर रोकना। उसने डबल सिल्वर व्हील रीइंकार्नेशन एक्सप्लोजन छोड़ी। टक्कर इतनी विशाल थी कि दोनों तकनीकें एक दूसरे को खत्म करते हुए बिखर गईं। धूल के बीच सास्के की पूरी शरीर गुस्से और निराशा से कांप रहा था। उसका सुसानो और भी अग्रेसिव होकर 2 विशाल तलवारों के रूप में सामने आ गया। हिनाता ने अपनी पीठ के पीछे तैरती ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स को इकट्ठा किया और उन्हें एक सुनहरी चक्र लाइट सॉर्ड में बदल दिया। सास्के की आंखें सिमट गईं। ये क्या है? ये वही तकनीक थी जिसने कभी चांद को भी काट दिया था। गोल्डन व्हील रीइंकार्नेशन एक्सप्लोजन स्लैश। सास्के ने दोनों तलवारों को क्रॉस करके सिर के ऊपर बचाव किया, लेकिन वो लाइट सॉर्ड सीधे पूरे सुसानो को सिर से पैर तक चीरती चली गई और फिर जमीन के अंदर धंस गई। धरती कांप उठी। अग्निदेश का आधा हिस्सा इस एक वार से फट गया। काबुतो हैरान रह गया। अगर ये लड़की सच में इतनी ताकतवर है तो आखिर इसका असली बैकग्राउंड क्या है? क्या ह्यूगा क्लैन में इतनी छुपी पावर अब भी बची है? हिनाता ने जानबूझकर उसके असली शरीर को निशाना नहीं बनाया, लेकिन सास्के का गुस्सा अब खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका था। उसकी आंखें लगभग लाल हो चुकी थीं। इस बात को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उसका सुसानो एक बार फिर भड़क उठा। तुरंत हिनाता ने रेंड विलेज की हामुरा मूर्ति को समन किया। सुसानो का जबरदस्त हमला हुआ, लेकिन वो मूर्ति दीवार की तरह सब कुछ रोक गई। वो चिल्लाई, रुको, मैं सच में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। पर उस वक्त सास्के की ईगो पूरी तरह टूट चुकी थी। ये अटैक मैंने सिर्फ नारुतो के लिए तैयार किया था। अब तुम ही इसका टेस्ट लो। सास्के की बाईं आंख अचानक हिनाता पर टिक गई। एक बिजली का खंभा जो किरण की गति और शक्ति को पार करता है, सीधे हिनाता के कमजोर शरीर पर जा लगा। वो दर्द से चीख पड़ी। भले ही टेंसेगन चक्र मोड ने उसे बचा लिया, लेकिन उसकी चक्रा अब बुरी तरह कमजोर हो चुकी थी। जैसे ही सास्के अगला वार करने वाला था, हिनाता ने ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स छोड़े, जो बिल्कुल सटीक उसके चक्रा पॉइंट्स में जाकर ढस गए। चक्रा डिस्टर्ब होते ही सुसानो जोरदार धमाके के साथ समाप्त हो गया। ये देखते ही कोनोहा के एलीट जॉनिन उस पर टूट पड़े। सास्के की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी, लेकिन ठीक उसी पल काबुतो ने अपनी जान जोखिम में डालकर व्हाइट लाइट टेक्निक चला दी और पूरा बैटलफील्ड साफ कर दिया। रोशनी और धुएं की आड़ में वो सास्के को लेकर पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। कोनोहा से बदला लेने की उसकी योजना एक बार फिर नाकाम हो गई। तीनों महान सेज टेक्निक्स सीखने के बाद नारुतो ने आखिरकार हाशिरामा की ट्रू सेज स्टेट को भी मास्टर कर लिया। जब उसे पता चला कि हिनाता ने सास्के को रोक दिया तो उसे सुकून मिला, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं थी। कोनोहा के 2 सीनियर सलाहकार उसे खतरा मान बैठे और तसुनादे से मांग की कि उसकी आंखें और चक्रा तुरंत सील कर दी जाएं। गुस्से में आकर तसुनादे ने दोनों को सीधे होकागे ऑफिस से बाहर फेंक दिया। इधर इंसानी दुनिया से दूर एक वीरान द्वीप पर मादारा आखिरकार ओबितो के सामने खड़ा था। वो चाहता था कि मिलकर नारुतो का सामना किया जाए। दोनों पहले एक दूसरे की बेइज्जती करते रहे, फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई, लेकिन मून आई प्लान के लिए आखिरकार दोनों ने साथ देने का फैसला किया। इस वक्त नारुतो के पास सिर्फ उजुमाकी की ताकत ही नहीं, बल्कि एक और रहस्यमयी शक्ति भी थी। पूरा प्लानिंग और तैयारी के बिना दोनों साथ मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते थे। इसीलिए उन्होंने तय किया कि इस जंग में डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले मादारा चाहता था कि जंग अमेगा कुरे के गांव में हो, लेकिन ओबितो का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसने एक व्हाइट जेत्सु को भेजकर नारुतो तक चुनौती का पैगाम भिजवाया। बैटल लोकेशन तय हुई, लाइटनिंग कंट्री का वैली प्लेन्स। आधे घंटे बाद तीनों वहां पहुंच गए। मादारा ने वहां आने के लिए फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु इस्तेमाल किया था। ये देखकर नारुतो भी थोड़ा हैरान रह गया। तुमने भी मेरी फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु सीख ली? क्योंकि तीनों के पास स्पेस टाइम जुत्सु थी। लड़ाई शुरू होने से पहले दांजो के कर्स्ड टंग एरेडिकेशन सील से एक समझौता किया गया। कोई भी पीछे नहीं हटेगा। जीत या हार कुछ भी हो, ओबितो और मादारा कभी भी कोनोहा या अमेगाकुरे पर हमला नहीं करेंगे। सहमति बनने के बाद अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, फाइनल बैटल। मादारा की फायर रिलीज ग्रेट फायर एनिहिलेशन और ओबितो की फायर रिलीज ब्लास्ट वेव वाइल्ड डांस एक साथ टूट पड़ी। इतने ताकतवर दुश्मनों को देखकर भी नारुतो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने तुरंत गमाबुंता के ऑयल बम दाग दिया। 3-3 आग के सागर भड़क उठे और कुछ ही पलों में वैली प्लेन का आसमान लाल हो गया। आग के उस समंदर के ऊपर मादारा का कंप्लीट बॉडी सुसानो जमीन फाड़कर बाहर आ गया। नारुतो हल्की सी मुस्कान के साथ बड़बड़ाया, शुरुआत में ही इतना एक्साइटमेंट? मादारा ने हवा में खड़े होकर अपने विशाल तलवार से लगातार वार शुरू कर दिए। रिएनिमेटेड बॉडी होने की वजह से
वो बिना थके लगातार हाई प्रेशर अटैक कर सकता था। उसका मकसद था नारुतो की चक्रा को धीरे धीरे खत्म करना और ओबितो के लिए एक सही मौका बनाना। नारुतो ने सेज मोड ऑन करके तेजी से मूव करना शुरू किया और हर पल ओबितो के अचानक हमले के लिए भी तैयार रहा। लेकिन ऐसे लड़ते रहना कोई हल नहीं था। उसने तुरंत वुड रिलीज मल्टीपल वुड ड्रैगन जुत्सु एक्टिव किया। एक के बाद एक लकड़ी के ड्रैगन जमीन से निकलकर सुसानो को जकड़ने लगे। उसी पल ओबितो पीछे से आ गया और नारुतो के खुले सिर पर कामुई चालू कर दिया। लेकिन वो तुरंत फ्लैश मूव करके दूसरी जगह पहुंच गया। नाइन टेल्स मोड में वो आराम से ओबितो की नफरत को महसूस कर सकता था। इसके बाद ओबितो ने भी अपना सुसानो जलाया और कामुई चक्रा मागाटामा को लॉक ऑन करके नारुतो पर फेंक दिया। अब तुम स्पेस टाइम जुत्सु से नहीं बच सकते। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है ना? लेकिन नारुतो मुस्कुरा रहा था। उसने सीधे माइंड बॉडी ट्रांसफर टेक्निक उस मागाटामा पर इस्तेमाल कर दिया और उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। ओबितो का चेहरा बदल गया। इसने मेरी कामुई से कनेक्शन ही काट दिया। मादारा तुरंत समझ गया, ये वही तकनीक है जो पहले मेरे सुसानो को भी कंट्रोल कर चुकी थी। वो जानता था कि इस जुत्सु की एक बड़ी कमजोरी है, जब यूजर का ध्यान बाहर होता है तो उसका असली शरीर खाली रहता है। वो तेजी से नारुतो की असली बॉडी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी कामुई मागाटामा पलटकर सीधे मादारा की तरफ उड़ गई। मादारा ने झट से कदम रोका और पीछे हटा। साथ ही ओबितो से चिल्लाकर बोला, ये मौका मत गंवाओ, अभी इस पर हमला करो। इसका दिमाग अभी शरीर में नहीं है। ओबितो समझ चुका था, उसे सिर्फ नारुतो की असली बॉडी मारनी है। पर अचानक नारुतो के चारों तरफ खून जैसा लाल चक्रा जलने लगा। वहां कुशिना का चक्रा प्रकट हुआ। वो बहुत हल्की आवाज में बोली, ओबितो। उसका हाथ वहीं रुक गया। उसकी आंखें कांपने लगीं और वो वहीं जम सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुशिना का सामना कैसे करे, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई। अगले ही पल ओबितो की तोत्सुका तलवार तेजी से आगे बढ़ी। एक पल के लिए उजाला चमका और कुशिना व नारुतो दूसरी जगह दिखाई दिए। ओबितो की दाहिनी आंख ने तुरंत उसी जगह साकेरू एक्टिव कर दिया। नारुतो वापस उसी पॉइंट पर खिंचाया। यह देखकर कामुई मागाटामा में बंद नारुतो ने माइंड बॉडी ट्रांसफर तोड़ दिया। उसके बाद लगभग जब तोत्सुका तलवार पहुंचा, उसी समय पर नारुतो फ्लाइंग थंडर गॉड से वहां से निकल चुका था। ओबितो उसे घूरते हुए बोला, तू सच में बहुत मुश्किल है। मादारा गुस्से से चिल्लाया, तुमने बहुत धीरे हमला किया, एक परफेक्ट मौका बर्बाद कर दिया। फिर उसकी आंखों में सिर्फ युद्ध बाकी रह गया। अब खेल खत्म, अब असली ताकत दिखाऊंगा। उसने एक स्क्रॉल से पहले से तैयार किए गए 108 वुड गोलेम्स को समन कर दिया। इसे देखकर नारुतो के माथे पर पसीना आ गया। ये सच में मजाक नहीं है, लेकिन शौक में रुकने के बजाय उसने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पहचान ली। मादारा और ओबितो को इन सभी को कंट्रोल करने के लिए अपनी स्पीड और मोबिलिटी कम करनी पड़ेगी। नारुतो ने एक विशाल उड़ने वाला पक्षी समन किया और आसमान की तरफ उड़ा। मादारा को उसका प्लान समझ आ गया। उसने वुड गोलेम्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर एक ह्यूमन टॉवर जैसा बना दिया। सबसे ऊपर वाला गोलेम उछला और उस पक्षी को मार गिराया, लेकिन नारुतो पहले से ही तैयार था। उसने उस गोलेम पर सुपर एडेड वेट रॉक जुत्सु चला दिया। हजारों गुना भारी होकर वो गोलेम नीचे गिरा और पूरा वुड टॉवर टूटकर बिखर गया। अनगिनत वुड गोलेम्स चूर चूर हो गए। अब मादारा ने तेंगाई शिनसेई के साथ सुपर एडेड वेट रॉक जुत्सु एक्टिव किया। कोनोहा विलेज पास ही था। उसने सोचा नारुतो इसे हर हाल में रोकेगा, लेकिन अब गेम बदल चुका था। आज चालाकी में नारुतो मादारा से भी आगे था। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं इसे रोकूंगा? और तभी आसमान में गिरता हुआ उल्का पिंड वैली प्लेन्स के बेहद करीब आ चुका था। नारुतो शांत खड़ा रहा, तो मैं रोकूंगा ही नहीं। मादारा मजबूर होकर उस उल्का पिंड को रोक देता है, लेकिन अगले ही पल नारुतो बिजली की रफ्तार से उसकी ओर उड़ता है और उस पर सुपर एडेड वेट रॉक टेक्निक चला देता है। उसने बिल्कुल सही ऊंचाई चुनी थी ताकि कोनोहा विलेज सुरक्षित रहे, लेकिन ठीक नीचे खड़े लकड़ी के योद्धा उस तबाही से नहीं बच पाए। उल्का पिंड जमीन से टकराया और सभी वुड गोलेम्स बुद्ध की तरह चूर हो गए। मादारा दांत भींचते हुए बोला, क्या मुझे उसी ने पलट कर मात दे दी? फिर उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। अब आखिरी सबसे बद्धा दांव चलाने का समय है, और वो सबसे बद्धा दांव था डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ मादारा और ओबितो के सुसानो। दोनों ने मिलकर दानव मूर्ति के शरीर के आधे आधे हिस्से को ढक दिया और एक भयानक युद्ध देवता खड़ा हो गया। मादारा मुस्कुराया, अब तो अगर सासके भी आ जाए तब भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारुतो उस नजारे को देख सन्न रह गया। डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ ने अपना विशाल मुंह खोला और सीधा नारुतो की ओर टेल्ड बीस्ट बम दाग दिया। उसके पीछे था कोनोहा विलेज। नारुतो ने तुरंत स्पेस टाइम बैरियर जुत्सु से उस बम को दर्जनों किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया। फिर उसने दोनों हथेलियां एक साथ जोड़ी और सेज आर्ट के चेहरे उसके पीछे उभरे। अब देखो मेरी असली ताकत। सेज आर्ट वुड रिलीज ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स जुत्सु एक्टिव हो गया। अचानक माइट गाय भी रीएनिमेशन में वहां प्रकट हुआ। अब नारुतो और उचिहा ब्रदर्स की जंग अपने आखिरी पड़ाव पर थी। मादारा और ओबितो के आर्मर्ड डिमोनिक स्टैच्यू के सामने नारुतो ने एक बार फिर ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स हमले का आदेश दिया। इस बार हर लकड़ी के हाथ में एक एक बिग बॉल रासेंगन घूम रहा था। मादारा हंस पड़ा, ये तो कमाल का नजारा है। दोनों विशाल राक्षस एक दूसरे की ओर दौड़े। आसमान को ढक देने वाले हजारों हाथ बिग बॉल रासेंगन के साथ नीचे टूट पड़े। जिस पल ये टक्कर हुई, आसमान, जमीन, हवा सब कुछ मिट सा गया और चारों तरफ सिर्फ एक भयानक अड़ा तफड़ी रह गई। लेकिन जब धुआं छंटा
तो उस तबाही के बीच खड़ा था नारुतो का ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स रूप। वो ऊंचाई से कूद पड़ा और एक आखिरी हमला किया, सुपर शिनरा टेन से सक्रिय किया। डेमोनिक स्टैच्यू का सुसानो आर्मर टूटकर बिखर गया। ओबितो की चक्रा अब लगभग खत्म हो चुकी थी। मौका देखकर नारुतो ने अपनी आखिरी सेज मोड की ताकत को म्योजिन गेट सील में बदलकर सीधा मादारा पर गिरा दिया, लेकिन मादारा जोर से हंस पड़ा। मैं मादारा तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर कहता हूँ। नारुतो को लगा जीत उसकी है, लेकिन अचानक ओबितो की दोनों आंखें एक साथ चमक उठी। टाइम स्टैसिस जुत्सु एक्टिव हो गया। ओबितो को केंद्र मानकर 10 मीटर के दायरे में समय अचानक थम गया। इस जुत्सु की कीमत थी उसकी दोनों आंखों की पूरी ताकत। नारुतो की बॉडी वहीं जमकर रह गई। ओबितो पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा और तोत्सुका ब्लेड को सीधा आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसी पल वो अचानक बीच में ही रुक गया। दूर कहीं अमेगाकुरे विलेज के पास कोनन ने हिदान से ओबितो पर श्राप का जुत्सु डाल दिया था। एक तेज चीख के साथ ओबितो का शरीर कांप गया। उसकी आंखों का मांगेक्यो बंद हुआ और समय फिर से बहने लगा। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं एक बार फिर पूरी तरह हार गया। और अगली ही सांस में वो हवा में बिखर गया। उसी समय नारुतो द्वारा गेट में जकड़ा गया मादारा भी एक गुप्त तकनीक से निकलने में सफल हो गया। हालांकि उसकी एक आंख जा चुकी थी, पर वो अपने पुनर्जीवित होने का तरीका खोज चुका था। उसने अपना शरीर किंग ऑफ हेल यामा स्टैच्यू में रख दिया और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु चला दिया। उनकी आत्मा बलिदान से मुक्त हो गई है, वहां के द्वार में समा गई। मादारा अपने युवा शरीर के साथ सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो गए। दूसरी ओर ओबितो ने अपने स्पेस टाइम डायमेंशन में हिदान के श्राप से बचने के लिए एक पागलपन भरा प्लान बनाया। उसने अपनी चेतना हाशिरामा के बनावटी शरीर में डाल दी और अपना एक नया अवतार बनाया। बाद में दोनों मांगेक्यो आंखें उसने उस क्लोन में ट्रांसप्लांट कर दी। फिर टोबी ने उसका दिल चीरा। खून ओबितो के मुंह से बह पड़ा, लेकिन ये दर्द उसके अंदर के खालीपन के सामने कुछ भी नहीं था। उसने आखिरी सांस ली और तभी टोबी ने हाथ जोड़कर उसे रिएनिमेशन जुत्सु से वापस ले आया। इस तरह ओबितो फिर से पूरी ताकत में लौट आया। अब उसके पास एक नहीं बल्कि 2 जोड़ी काम हुई आंखें थीं। जिस शरीर में हाशिरामा का डीएनए था और दिमाग में ओबितो की चेतना, उसे उसने नाम दिया त्सुचिमा। और इसके बाद उन्होंने जानबूझकर यह अफवाह फैला दी कि ओबितो पूरी तरह मर चुका है। एक तरफ ओबितो की मौत और दूसरी तरफ मादारा के पुनर्जीवित होने की खबर ने नारुतो को शक में डाल दिया। किसी भी अनजान खतरे से निपटने के लिए उसने गांव के चारों कोनों में एक विशाल सुरक्षा बैरियर खड़ा कर दिया, जिसने पूरे गांव को कवर कर लिया। हालात देखते ही ओबितो ने खुद गांव में आकर सच्चाई परखने का फैसला किया। रीएनिमेटेड शरीर मिलने के बाद उसकी सेंसिंग क्षमता अब समय सीमा से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन गांव के अंदर नारुतो ने उसे बहुत जल्दी पहचान लिया। पहले हुए कर्सिस टंग सील के समझौते की वजह से वो कोनोहा विलेज पर हमला नहीं कर सकता था, इसीलिए इस बार दोनों के बीच कोई सीधी भिड़ंत नहीं हुई। नारुतो ने उस पर अपनी टॉक नो जुत्सु आजमाने की कोशिश की और एक चौंकाने वाली बात कह दी, इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक झूठ है। ओबितो को इस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने बात सुनी। नारुतो ने बताया कि उचिहा पत्थर की बोर्ड को ब्लैक जेत्सु ने बदल दिया था और वही असल में कागुया की इच्छा थी। सीधी और कड़वी सच्चाई जिसे वो नकार भी नहीं सका। वो पास आकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर मैं बस एक फिस्ट बम्प मार दूं तो तुम सब समझ जाओगे। मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं माना। अंदर ही अंदर वो ये बात जानता था कि नारुतो कई बार उसे जाने दे चुका है। यही सवाल उसकी चेतना में गहराई तक बस गया था। उसका दाहिना हाथ इस बार सिर्फ एक पल के लिए ऊपर उठा, लेकिन छूने से ठीक पहले अचानक रुक गया। उसके सामने वही यादें लौट आईं, ऋण और वो पल जब काकाशी के चिदोरी ने उसका सीना भेद दिया था। इस दुनिया में अब कोई उम्मीद नहीं बची। मैं इन्फिनिट त्सुकुयोमी को नहीं छोड़ूंगा। अगली बार हम जंग के मैदान में मिलेंगे। इतना कहते ही वो तेज बारिश में गायब हो गया। भले ही इस बार निंजा की बातों का जादू न चला, लेकिन उसके दिल में एक बीज जरूर बो दिया गया था। अगली मुलाकात उसकी और ओबितो की आखिरी लड़ाई बनने वाली थी। सास्के का लक्ष्य अब रिनेगन हासिल करना था और इसी वजह से उसने हाशिरामा की आखिरी संतान को ढूंढ निकाला। हिनाता से हारने के बाद उसका घमंड काफी हद तक टूट चुका था। अब उसका रवैया पहले जितना बेकाबू और अहंकारी नहीं रहा। इसी दौरान काबूतो से उसका रिश्ता भी बदल चुका था। अब दोनों दुश्मन नहीं बल्कि भाइयों जैसे बन चुके थे। तभी दूर तैनात सफेद सांप को कुछ असामान्य महसूस हुआ। काबूतो तुरंत सतर्क हो गया और सास्के से कहा वो यहाँ से निकल जाए, नारुतो आने वाला है। भले ही उसका मन नहीं था, लेकिन बड़े मकसद के लिए वो हाशिरामा की संतान को साथ लेकर वहां से हट गया। आसमान में एक सुनहरी चमक दौड़ी और एक पल में नारुतो वहां पहुंच गया। काबूतो ने तुरंत सेज मोड एक्टिव किया और अपनी आंखों को सांप की झिल्ली से ढक लिया। इस बार मकसद एक ही था, उसकी उचिहा ब्लड लाइन आई छीनना, जो कभी शिसुई की मानी जाती थी। उस आंख से नारुतो को इटर्नल मांगेक्यो हासिल हो सकता था। काबूतो सब समझ रहा था। अगर आंख चाहिए तो एक शर्त है, हिनाता को मेरे पास लाकर दो, मुझे उस पर शोध करना है। अब कोई और बात नहीं हुई। नारुतो के पूरे शरीर पर पर्पल लाइटनिंग लिपट गई। इस एक वाक्य की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुरंत काबूतो ने अपनी अंतिम तकनीक
सेज आर्ट इनोनर्गेनिक रिएनिमेशन चालू कर दी। नारुतो ने कई गुना शक्तिशाली जुत्सु से हमला रोका और सामने आती अनगिनत देहों को कुचलता चला गया। दोनों ही चालाक सोच वाले थे। काबुतो को पता था कि वो आज के नारुतो से भिड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास एक आखिरी तुरुप का पत्ता था। वो था एडो टेंसे से बुलाया गया माइट गाय। गाय को सामने देखकर नारुतो की आमतौर पर शांत आंखें भी एक पल के लिए थरका गईं। अब उसका सामना 8 गेट्स की ताकत वाले गाय से होने वाला था। बिना किसी देरी के गाय ने सीधे 7वां गेट खोल दिया। भयानक दबाव ने पूरा इलाका हिला दिया। वो बिजली की तरह नारुतो के सामने पहुंचा और पहला डे टाइम टाइगर हमला कर दिया। नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड से खुद को बचा लिया, लेकिन गाय ने तुरंत मुड़कर एक और डे टाइम टाइगर हमला दाग दिया। इस बार नारुतो ने मादारा वाली गुनबाई युद्ध पंखा उठाया और नीले रंग की चक्रावॉल खड़ी करके हमला रोक दिया। हमला ताकतवर था, पर नारुतो को तोड़ नहीं सका। गाय ने हमला रोककर अपनी उंगली दिल की तरफ इशारा किया। कभी काबुतो ने उसके एडो शरीर में एक आर्टिफिशियल दिल और नया खून डाल दिया था, सिर्फ इसी पल के लिए। अब गाय के शरीर से खून जैसा लाल भाप निकलने लगा। नारुतो पूरी तरह चौंक गया। ये मजाक नहीं है। उसने तुरंत अपना सबसे ताकतवर पर्पल लाइटनिंग रिलीज चाकरा मोड चालू कर दिया। माइट गाय पागलपन की रफ्तार से उस पर टूटा। आसमान में छलांग लगाकर पहला इवनिंग एलिफेंट दागा। एक पल में नारुतो खुद को तूफानी हवा के बीच घिरा हुआ पाया। इतना दबाव तो यही महसूस किया होगा। उस वक्त मादारा ने कुछ ही सेकंड में वो संभाल नहीं पाया और जमीन के अंदर धंस गया। शुक्र था कि पर्पल चाकरा मोड की वजह से सिर्फ 2-3 पसलियां टूटी, लेकिन गाय ने उसे वक्त ही नहीं दिया। उसने दूसरा इवनिंग एलिफेंट भी छोड़ दिया। नारुतो ने जोरदार बिजली चमकाते हुए ऊपर छलांग मारी और सीधे उससे जा टकराया। टक्कर का असर इतना भयानक था कि कई 100 मीटर के दायरे की जमीन की शक्ल ही बदल गई। किसी तरह उसने हवा के धमाके को रोक लिया, पर अगले ही पल गाय हवा पर दौड़ता हुआ फिर आ पहुंचा और तीसरा इवनिंग एलिफेंट चार्ज कर दिया। नारुतो ने दोनों बाजू क्रॉस करके उसे झेला, पर उसकी हड्डियां चटक गईं। दर्द सहते हुए उसने फ्लाइंग थंडर गॉड से खुद को पीछे पहुंचाया, सीधे गाय के पीछे। लेकिन वो पहले से तैयार था। मुड़ते ही चौथा इवनिंग एलिफेंट वॉर। हड़बड़ी में नारुतो ने सुपर शिनरा टेंसे लगा दिया। लाल और अदृश्य ताकतें टकराईं और एक दूसरे को बराबरी पर रोक दिया। लेकिन इसी के साथ नारुतो की देवा पाठ की शक्ति जाती रही। ये मौका था। माइट गाय एक बार फिर राक्षस की तरह टूट पड़ा। पूरी ताकत से भरा उसका मुक्का सीधे नारुतो की ओर चला। आखिरी पल में नारुतो ने गुनबाई ऊपर की ओर 5वां इवनिंग एलिफेंट रोक लिया, लेकिन वो पंखा चकनाचूर हो गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने अपनी बाईं मुट्ठी भींची और लाइटनिंग चाकरा फिस्ट से जवाब दिया। दोनों के घूंसे टकराए और इस बार नारुतो पीछे उछल गया, लेकिन उसी एक पल में उसने अडमेंटाइन सीलिंग की चेनें छोड़ दी जो गाय के शरीर में लिपट गईं। अब वो उस पर हुआम पाठ चलाने वाला था। तभी काबुतो बीच में कूद पड़ा और सेज आर्ट व्हाइट रेज टेक्निक छोड़ दी। तेज रोशनी और भयानक आवाज ने नारुतो को भी चपेट में ले लिया। उसी समय गाय ने कच्ची ताकत से जंजीरों को तोड़ दिया। उसका शरीर झुक चुका था। पोजीशन तैयार थी। अब वो अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेलने वाला था।